देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दो ऑपरेशनल मोड्स को हमने डिस्कस किया था। तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं कि इनसे हमें इसकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो एप्लीकेशंस हैं और जो उसकी जो वर्किंग है उसको समझने में मदद मिलेगी। तो इसमें पहला जो है दैट इज कॉमन मोड ऑपरेशन। कॉमन मोड ऑपरेशन में क्या होता है? कॉमन मोड ऑपरेशन का मतलब ये है कि आपके पास दो कपल ट्रांजिस्टर्स हैं, यानी कि आपके पास एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर बना हुआ है और उस डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो इनपुट्स हैं वो आपने सेम कर दी, यानी कि सेम सिग्नल आपने दोनों जो इनपुट्स हैं ना V1 और V2, बेस एक बेस और दूसरी बेस Q1 की बेस और Q2 की, इनके ऊपर आपने सेम सिग्नल अप्लाई कर दिया, तो आप इसको कहेंगे कॉमन मोड। तो ये देखिए, ओके, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि कॉमन मोड सिग्नल यानी कि दोनों को आपने सेम कर दिया। तो ये पॉइंट आपका V कॉमन मोड पर है, ये VBE है और इस पॉइंट का नाम हम VP रख देते हैं और ये माइनस VE है। ऑलराइट, तो अगर हम इसको यहाँ पर हम देखें तो दैट VP पॉइंट इज बेसिकली, आप यूँ कह सकते हैं कि ये इसी ट्रांजिस्टर का पोटेंशियल पॉइंट है, इसी रेजिस्टर का पोटेंशियल पॉइंट है, जिसका एक साइड माइनस VEE से कनेक्टेड है और दूसरी साइड पर जो है वो VP पॉइंट है। तो अगर मैं VP पॉइंट को एग्जैक्टली डिस्कस करूं तो ये यानी कि यहाँ पर मैं अगर इसकी बनाऊं एक KVL इक्वेशन, इसके ऊपर लगाऊं KVL इक्वेशन, तो KVL इक्वेशन में ये V कॉमन मोड जो है दैट इज इक्वल टू VBE फॉर वन साइड, ओनली वन ट्रांजिस्टर। एक साइड को अगर हम देखें, सिर्फ इसी तरह की सिचुएशन दूसरे ट्रांजिस्टर के ऊपर भी होगी, तो ये होगा VBE प्लस VB। तो इट मीन्स के हम यहाँ पे VP पॉइंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, V कॉमन मोड माइनस VBE। So that would be a very important point when we will discuss differential mode. अच्छा, अब चूंकि दोनों पॉइंट्स पर सेम सिग्नल है, यानी V1 बराबर है V2 के, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो अगर इनका डिफरेंस जीरो होगा तो इसका मतलब है कि कुछ भी एम्पलीफाई नहीं होगा, यानी कि V आउट भी जीरो होगी। सो इट मीन्स के हम यूं कह सकते हैं कि जो कॉमन मोड सिग्नल है, कॉमन मोड सिग्नल इज रिजेक्टेड बाय द एम्पलीफायर, तो कॉमन मोड सिग्नल को इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आइडियली हम कहते हैं कि ये जीरो हो जाता है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ ऑफसेट वोल्टेज यहाँ पे रहती है और वो हल्की फुल्की एम्पलीफाई भी हो जाती है। वो प्रैक्टिकल का केस है और उसको हमने डाटा शीट में डिफाइन किया होता है ताकि हम अकॉर्डिंगली अपने सर्किट्स को डिजाइन कर सकें, उसको हम मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, अब दूसरा जो मोड ऑपरेशन है, दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन जो है वो है डिफरेंशियल मोड, दैट इज डिफरेंशियल मोड। डिफरेंशियल मोड में क्या होता है? डिफरेंशियल मोड में ये होता है कि दोनों ट्रांजिस्टर्स पे अनइक्वल सिग्नल अप्लाई कर दिए जाते हैं। okay. तो अनइक्वल सिग्नल अप्लाई कर दिए जाते हैं। ओके,
तो सपोज हम ऐसा कहते हैं कि इसके ऊपर हमने 2 वोल्ट अप्लाई कर दिए और यहाँ पर हमने 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया, यानी कि सिग्नल आपका 2 वोल्ट वी पीक पर मौजूद है। यहाँ पर जो सिग्नल है वो 2 वोल्ट वी पीक पर मौजूद है और इधर जो सिग्नल है वो 1 वोल्ट वी पीक पर मौजूद है। अच्छा, हम फिलहाल इसकी जो पीक वैल्यू है सिर्फ उसको कंसिडर करते हैं। तो अगर पीक वैल्यू को सिर्फ कंसिडर करें तो ये वीपी पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के Q1 के लिहाज से वीपी पॉइंट पे बनने वाला पोटेंशियल देखते हैं। सो एट Q1, यानी कि अगर Q1 वाली साइड से देखें तो वीपी का पोटेंशियल क्या है। अब वीपी का पोटेंशियल अभी हमने पीछे उसकी वैल्यू लिखी थी, दैट वाज बेसिकली बेस के ऊपर जो भी वोल्टेज है सप्लाई है इस वक्त V1 है माइनस 0.7 थी। तो ये 2 माइनस 0.7 हो जाएगी तो दैट वुड बी 1.3 वोल्ट। तो Q1 के लिहाज से ये ट्रांजिस्टर जो है ये प्लस 1.3, ये वीपी पॉइंट जो है ना ये प्लस 1.3 वोल्ट पर है। लेकिन अगर इसी को हम Q2 के लिहाज से देखें, इसी पॉइंट को देखें कि Q2 के लिहाज से ये किस पोटेंशियल पर है, तो Q2 के लिहाज से ये होगा दैट इज V2 माइनस 0.7, यानी कि ये 1 माइनस 0.7 यानी ये 0.3 वोल्ट है, यानी कि लेस पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जो करंट IE निकलेगा वो मोर पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। तो इट मीन्स के वो करंट समहाउ वो Q1 की तरफ जाना प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू Q2। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे का सारा करंट ही Q1 की तरफ चला जाएगा और Q2 प्रैक्टिकली एक किस्म का ऑफ होने की कोशिश करेगा। तो इस सूरत में जब अनइक्वल सिग्नल अप्लाई किए तो जिस पर ज्यादा बड़ा सिग्नल अप्लाई किया उस तरफ करंट चला गया। सो इट मीन्स कि Q1 इज इन ऑन स्टेट, यानी कि वो हमारा एक्टिव हो गया और Q2 इज ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स इज इन कट ऑफ। इंस्टेंट वैल्यू ये होगी, लेकिन अब चूंकि फ्लक्चुएशन है सिग्नल में इसलिए वो ऑन ऑफ स्टेट के दरमियान वो फ्लक्चुएट करेंगी दोनों इनपुट्स, राइट। अब होगा क्या, जब Q1 में सिग्नल बढ़ रहा है तो उस वक्त Q2 के अंदर क्या हो रहा है, Q1 की बेस के ऊपर यानी कि एट बेस ऑफ Q1 सिग्नल जब बढ़ेगा उस वक्त क्या होगा, इसको हम यहाँ बनाते हैं क्लियरली, देखिएगा हम दोनों की बेसिस का कंपैरिजन करने लगे। सो एट Q1 बेस सिग्नल बढ़ा, सो एट Q2 बेस क्या होगा, क्योंकि करंट कम होना शुरू हो गया तो सिग्नल कम हो जाएगा, यानी कि जो इसकी जो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि ये आपका जंक्शन जो है ये आपका कट ऑफ की तरफ जा रहा है, राइट। और जब ये कम होगा उस वक्त ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये इक्वल अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, एक ऑन स्टेट में जा रहा है और एक आपका जो है वो कट ऑफ स्टेट में यानी ऑफ स्टेट में जा रहा है। अच्छा, अब जब हम इनकी कलेक्टर्स के ऊपर देखेंगे ना, एट कलेक्टर Q1 कलेक्टर, कलेक्टर से हम आउटपुट कलेक्ट करते हैं आपको पता है एम्पलीफायर के लिए, और इसी तरह एट Q2 कलेक्टर क्या होगा, ये अपोजिट होते हैं। ये बात हम एम्पलीफायर के केस में पढ़ चुके हुए हैं, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। याद रखिए कि जब आपके एक ट्रांजिस्टर आप इस तरह से आपने बना रखा है कोई भी, ठीक है, और ट्रांजिस्टर के अंदर ये बेस है इसकी। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि इसकी जो बेस करंट है ना बढ़ा देते हैं, बेस करंट इंक्रीजेस, देखिएगा क्या हो रहा है, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। IC इंक्रीजेस क्योंकि बेस उसका ड्राइवर है बेस करंट, तो IC भी इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि IC जो था वो बीटा टाइम्स IB था। अच्छा, जब ये होगा ना तो उस वक्त कलेक्टर की जो वोल्टेज थी ना, इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज यहाँ से आउटपुट लेते हैं, इस नोड के ऊपर जो वोल्टेज थी ना वो VCC माइनस ICRC के बराबर होती है, बार बार डिस्कस कर चुके हैं। और ICRC इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, ICRC जो है ना वो इस RC के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। ओके, तो क्या होगा जब आपका बेस करंट बढ़ेगा कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो VC कम होना चाहिए, VC डिक्रीजेस,
अच्छा, एंड वाइस वर्सा, जब आई बी आपका डिक्रीज करेगा आई सी डिक्रीज कर जाएगा तो वी सी इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि ये नेचुरली इन्वर्टर होता है ट्रांजिस्टर। जब इसको आप ऑन करते हैं तो इसकी कलेक्टर ऑफ हो जाती है, जब आप इसको ऑफ करते हैं इसकी इनपुट लूप को तो कलेक्टर रीजन में कलेक्टर वोल्टेज उसकी ऑन हो जाती है, ज्यादा वोल्टेज देती है। ये इन्वर्टर होता है किस्म का, यानी इधर आप जीरो देंगे तो इधर आपको वन मिलेगा, इधर वन देंगे तो इधर आपको जीरो मिलेगा बाइनरी लॉजिक में। ठीक है, तो अब क्या होगा, Q1 बेस अगर उस पे करंट बढ़ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्टर पे करंट कम होता जाएगा, और यही इसके 180 डिग्री आउट फेज शिफ्ट होने की अलामत है। अच्छा, और यहाँ पर कलेक्टर के क्रॉस जो यानी कि बेस के ऊपर अगर वोल्टेज सिग्नल की ये सिचुएशन थी तो कलेक्टर पर वोल्टेज सिग्नल की ये सिचुएशन होगी। इसी तरह से Q2 का जो कलेक्टर है उसके ऊपर भी उलट होगा। तो अब आप देख लें ये 180 आउट ऑफ फेज भी हैं दोनों एक दूसरे के। अब काम Q1 कर रहा है, काम Q1 कर रहा है और Q2 ऑफ हो रहा है, और फिर Q2 और काम करना शुरू कर देता है, Q1 ऑफ हो जाता है, और ये ऑसिलेट करते रहते हैं एक दूसरे के दरमियान अगर सिग्नल आ रहा है तो जब ऑसिलेट करेंगे तो आप एक से आप एक इनपुट की तरफ देखेंगे, अगर जिस जो काम कर रहा है ट्रांजिस्टर उसी की आउटपुट अगर लेंगे तो वो इन्वर्टेड आपको मिलेगी, और जो ट्रांजिस्टर ऑफ है इसी तरह से दूसरा ट्रांजिस्टर उसी की अगर आप आउटपुट देखेंगे तो इन्वर्टेड मिलेगी, लेकिन अगर आप एक दूसरे के लिहाज से देखेंगे तो सेम फेज आपको मिलेगी। ये देखिए, यानी कि Q1 की बेस पर इनपुट दें और Q2 के कलेक्टर से आउटपुट लें तो देखें आपको नॉन इन्वर्टिंग मिल रहा है और आउटपुट मिल रही है, और अगर Q2 की बेस को आप Q1 के लिहाज से देखें तो यहाँ भी नॉन इन्वर्टिंग है। तो इस तरह से हम इसकी दोनों आउटपुट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों आउटपुट्स को जो है ना वो हम इनमें से किसी एक आउटपुट से हम आउटपुट ले लेते होते हैं। अगर वो नॉन इन्वर्टिंग केस है तो फिर हमें नॉन इन्वर्टिंग मिलेगी, अगर वो आउट इन्वर्टिंग केस है तो हमें इन्वर्टिंग मिलेगी। तो कॉरस्पॉन्डिंगली इस तरह से एक वक्त में एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर जो है ना ऑफ हो जाता है, और फिर अगर ये साइनसॉइडल सिग्नल है, ऑसिलेटिंग सिग्नल है, तो ये ऑन ऑफ होते ही रहेंगे। ये होती है बुनियादी जो ऑपरेशन जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है एक किस्म का। अब हम इसका थोड़ा सा एसी एनालिसिस करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि एसी एनालिसिस या एसी ऑपरेशन ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। थोड़ा सा इसको एसी क्वांटिटी के लिहाज से देखते हैं, क्योंकि डीसी क्वांटिटीज तो हमने देख ली वो आधी आधी हो जाती हैं। आई ई करंट एग्जैक्टली हाफ दोनों साइडों पे चला जाता है और आई सी भी एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, और वी सी हम कॉरस्पॉन्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं, वी पी पॉइंट हम कॉरस्पॉन्डिंगली कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं इनपुट एसी सिग्नल के लिहाज से। तो जब भी एसी सिग्नल के लिहाज से हम इसको देखते हैं तो हम उस वक्त डीसी बैटरी को जीरो कर देते होते हैं, तो डीसी बैटरी इसमें काम नहीं कर रही। तो अब ये आपका जो सिग्नल है वो अगर मैं उसकी बात करूं तो वो किस तरह से होगा। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने Q1 को सिग्नल दे दिया और Q2 को हमने हमने उसको Q2 की बेस को हमने जीरो कर दिया, उस पर हमने सिग्नल दिया ही नहीं। अब हमने तमाम डीसी बैटरीज जो है ना उनको जीरो कर दिया और इसको भी हमने जीरो कर दिया, यानी कि Vi2 जो है वो हमारा जीरो है, जीरो वोल्ट है। अच्छा, अब हम पहले Q1 ट्रांजिस्टर को देखते हैं। Q1 ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस है Ri1i, ठीक है, और ये समझें कि ये ट्रांजिस्टर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी इंटरनल इम्पीडेंस है और ये करंट ड्रॉ कर रही है, और ट्रांजिस्टर खुद
जो करंट ड्रॉ कर रहा है उसको हम एक करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो IC है, यानी कलेक्टर की साइड से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो हम कलेक्टर वाली साइड को करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि इसका अगर मैं AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो कुछ इस तरह का होगा, इस साइड का, यानी जो आपकी Q1 ट्रांजिस्टर है ना, एट Q1 ट्रांजिस्टर का सर्किट इस तरह होगा। ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस सिग्नल को नजर आ रही है, और जो करंट ड्रॉ कर रहा है ये उसकी इनपुट साइड है, ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है। आउटपुट साइड के ऊपर ये करंट है। आउटपुट साइड पे ट्रांजिस्टर को हम एक करंट सोर्स के तौर पर मेंशन करते हैं, और इनपुट साइड की साइड पर हम इस ट्रांजिस्टर को एक रेजिस्टेंस के तौर पर मेंशन करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर ही की शक्ल है बेसिकली। Q1 अपनी रेजिस्टेंस की शक्ल में यहाँ पर हमने बनाया है, और ये इनपुट है, ये इनपुट लूप है। इनपुट में सिग्नल को रेजिस्टेंस नजर आ रही है, करंट नहायत कम है, जो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है वो रेजिस्टेंस है, यानी सारा सिग्नल जाकर Q1 में ड्रॉप होना चाहिए। अच्छा, अब वो सिग्नल जब एम्पलीफाई हो जाएगा तो आउटपुट साइड पर कुछ भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, सब कुछ निकल जाना चाहिए बाहर। सो इट मीन्स कि ये करंट सोर्स है। तो यहाँ पर हम उसी ट्रांजिस्टर को एक करंट सोर्स के तौर पर बनाते हैं, और ये करंट सोर्स हमें RC को करंट दे रही है। तो करंट सोर्स खुद ही बीटा 1 IB1, और ट्रांजिस्टर चूंकि सेम है तो इसलिए बीटा भी इनका सेम ही होगा दोनों का, IB1, राइट, और ये IC1 है। तो इसका मतलब है कि आप यूं कह सकते हैं कि वैल्यूज तो ये Q1 और Q2 की आइडेंटिकल होंगी, लेकिन इस वक्त हमने AC एनालिसिस के लिए इनको नाम दे दिए। इट मींस के IC वुड बी इक्वल टू बीटा 1 IB1। IC1 इसमें से गुजर रहा है, ये RC1 है, ये जो थी, अच्छा, और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर, और ये जो है ना, इसको भी हमने ग्राउंड कर दिया, क्योंकि हमने बैटरी सारी जो है ना वो जीरो कर दी। तो एमीटर चूंकि कॉमन है ना इन दोनों में, इनपुट और आउटपुट में, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर, अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये कॉमन ही बनेगा दोनों का, और एमीटर कॉमन है, और लेकिन RE के थ्रू कॉमन है। लेकिन एक साइड पर एमीटर हमें रेजिस्टेंस की शक्ल में दिखा रहे हैं पूरे का पूरा ट्रांजिस्टर, और दूसरी साइड पर हम उसको करंट सोर्स की शक्ल में दिखा रहे हैं, राइट। तो ये इसका AC इक्विवेलेंट है। इसी तरह से अगर मैं ट्रांजिस्टर Q2 का बनाऊं, ट्रांजिस्टर Q2 का AC इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाऊं, वो क्या होगा, इस पे हमने वोल्टेज नहीं दी हुई। अच्छा, वोल्टेज नहीं दी हुई, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनपुट साइड के ऊपर होगी RI2, और ये ग्राउंड है क्योंकि VI2 जीरो है, ठीक है। IB2 हमने फर्जी तौर पर ले लिया। अच्छा, और यहाँ पर हमने इस साइड पर ट्रांजिस्टर को करंट सोर्स कंसिडर कर लिया। हमने कहा कि ये बीटा 2 IB2 के बराबर है, ओके, और यहाँ पर ये RC को करंट दे रही है। यहाँ से हम जो है ना वो इसकी V02 ले रहे हैं, ऊपर भी हम इसको बना देते हैं, यानी कि इधर से हमने ये V0 बन दी हमारी, ठीक है। तो अब हम कर क्या रहे हैं, ये इसकी आउटपुट लूप है, और इसी तरह इनपुट और आउटपुट को हमने जनाब कॉमन एमीटर, यानी कि एमीटर रेजिस्टेंस के जरिए ग्राउंड कर दिया। बैटरीज हमने सारी DC बैटरी सारी जीरो कर दी। तो ये सिचुएशन है, यानी कि इनपुट साइड के ऊपर हमें ट्रांजिस्टर एक बड़ी सी रेजिस्टेंस के तौर पर नजर आता है, और आउटपुट साइड पर ट्रांजिस्टर हमें करंट सोर्स के तौर पर नजर आता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा करंट होता है। तो अब अगर इसका एनालिसिस हम लिखें तो IB1 जो है वो IB2 के बराबर है दोनों रेजिस्टेंसेस के अंदर, और वो उसको हम IB कह सकते हैं। अच्छा, RI2 जो है ये ट्रांजिस्टर की
ये RI1 जो है ये RI2 के बराबर है क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, और इसका नाम RI रख देते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है बीटा RE होती है। अच्छा, और इनपुट साइड की लूप, अगर लूप इक्वेशन लिखें KVL एट इनपुट लूप, तो वो क्या होगी VI1 माइनस IBRI, यानी ट्रांजिस्टर IB करंट ड्रॉ कर रहा है, ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ये है। ओके, अच्छा, एक आपने याद रखनी है, और वो ये है कि जब हम एक ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, यानी कि किसी एक ट्रांजिस्टर की हम बात करें अगर, तो ये जो आई बी, यहाँ से हम आई बी निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली, आई बी जो है दैट वुड बी इक्वल टू VI1 ओवर RI, लेकिन ये हाफ है क्योंकि हर तमाम करंट्स जो हैं वो हाफ हुए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये 2RI के बराबर है। अच्छा, यानी कि 1/2 आई बी करंट इज हाफ, तो VI/2 RI जो है वो बीटा आ रही है, तो हमने इसको बीटा RE लिख दिया, तो IB तो हमने निकाल लिया। Q1 के क्रॉस भी यही है और Q2 के क्रॉस भी ये आधा आधा करंट जो है ना वो इसमें डिवाइड हुआ हुआ है। अच्छा, अब also we know that beta 1 equal to beta 2 equal to beta, तो IC जो है वो बीटा IB है, बीटा और IB की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर, इसको मैंने आधा कर दिया है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन साइड। तो ये जनाब इसका मतलब है जो कलेक्टर इनपुट करंट यानी बेस करंट तो ये था, और जो कलेक्टर करंट था दैट वाज दिस वन। ये भी आधा, आप देख लें ये भी हाफ है। ओके, अब अगर आउटपुट वोल्टेज दोनों टर्मिनल्स पे हम देखें कि Q1 पर या Q2 पर, दोनों पर आउटपुट टर्मिनल क्या है, ये जो वोल्टेज है वो क्या है, तो दैट इज ICRC VI/2RE, यानी IC की वैल्यू हमने लगा दी RC, तो दैट इज RC/2RE VI। तो जनाब यहाँ से हम इसका गेन निकाल सकते हैं, गेन है V0/VI, किसी भी टर्मिनल से ले लें, Q2 के टर्मिनल से ले लें या Q1 के टर्मिनल से ले लें, तो ये दोनों के लिए है, लेकिन किसी एक के है, इसलिए आप देखिए ये हाफ है, यानी 1/2 का फैक्टर आ रहा है, तो ये एक्चुअली ये होता है गेन इसका, यानी कि AV जो है दैट इज RC/2, सॉरी दिस इज RE, दिस इज RE, that is the voltage gain of a differential amplifier। अच्छा, अब ये एक वक्त में एक, यानी कि आप इसको कह सकते हैं ये सिंगल एंडेड गेन है, क्योंकि हमने एक साइड के ऊपर वोल्टेज नहीं दी थी, दूसरी साइड पर दी थी, सिंगल एंडेड गेन है। अगर हम डबल एंडेड गेन लेना चाहें, यानी कि दोनों पर हमने वोल्टेज दी हुई है, दोनों ट्रांजिस्टर्स की बेसिस के ऊपर हमने वोल्टेज दी हुई है, डबल एंडेड गेन क्या होगा, उस सूरत में इनपुट जो होगी वो दोनों का डिफरेंस होगी, तो गेन आपका डिफरेंशियल गेन होगा। गेन क्या है, दैट इज डिफरेंशियल गेन AD, तो ये V0/VD के बराबर होगा।
अच्छा, जब हम डिफरेंशियल गेन की बात करेंगे तो उसमें फिर हम इसको, ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाता है और टोटल गेन आ जाता है हमारे पास, दैट इज आर सी ओवर आर ई। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि दोनों साइड्स का जो गेन है वो हमने ऐड कर दिया, यानी आर सी ओवर 2 RE प्लस आर सी ओवर 2 RE। एक ट्रांजिस्टर का गेन ये था और दूसरे ट्रांजिस्टर का गेन ये था, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो ये सिचुएशन आ गई। इसका मतलब है कि जो डिफरेंशियल गेन है वो आर सी ओवर आर ई के बराबर है, लेकिन जो किसी एक ट्रांजिस्टर का जो गेन है वो आर सी ओवर 2 RE के बराबर है। तो इस तरीके से हमने जो है ना वो इनके इसका गेन फाइंड किया है। तो गेन हमने फाइंड किया है डबल एंडेड गेन, और इसका हमने सिंगल एंडेड जो है ना गेन, दैट व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड।